नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यह हम नहीं कर रहे हैं, जो स्थिति है, जो तस्वीर है, वो बता रही है कि सब कुछ सही नहीं चल रहा है। क्योंकि कल जिस प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा से मिलने के लिए बिहार बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल गए थे, और उसके बाद कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा तो मान गए हैं। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा को भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आने के पहले 3 सीटों का दिलासा दिया गया था। जीतन राम मांझी भी जब महागठबंधन से एनडीए में आए थे तो उनको भी क्या दिलासा दिया गया था, आपको पता है। लेकिन चूंकि जीतन राम मांझी की आज वो स्थिति नहीं है कि बार्गेनिंग कर सके, इसलिए जीतन राम मांझी शांत बने हुए हैं कि एक सीट तो गया कंफर्म है, दूसरे के लिए प्रयासरत है। मिला तो ठीक है, नहीं तो जो अंदर की जो डील है वह बाद में सामने आएगी। बड़ा सवाल चिराग पासवान को लेकर के है। चाचा भतीजा को एक करने का जो प्रयास चल रहा है, लगता है कि इसमें सफलता नहीं मिल पाएगी। वैसे में क्या कुछ होगा, कई जगह यह दिखाया जा रहा है कि जिस प्रकार से विधायकों की संख्या है उस प्रकार से लोकसभा की सीटें मिलेगी। तो जब चिराग पासवान का एक भी विधायक नहीं है तो इतनी ज्यादा मान मनोबल क्यों? चिराग नाराज है तो आखिर क्यों? क्योंकि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं थे तब तक सब चीज सही चल रहा था, लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में आए, तमाम जो सहयोगी दल है, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी हो और चिराग पासवान हो, हालांकि चाचा पारस का हम नाम नहीं ले रहे हैं क्योंकि पारस जी को कोई दिक्कत नहीं है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आने से, लेकिन मामला फंस गया है चिराग पासवान को लेकर के। क्या करेंगे चिराग, इस पर सबों की निगाह बनी हुई है। अटकलें चल रही है कि चिराग के मन मुताबिक सीटें नहीं मिलेंगी तो चिराग पासवान एनडीए छोड़ देंगे। लेकिन चिराग एनडीए छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, अब ज्यादा समय नहीं है, पता चल जाएगा। लेकिन अगर चिराग पासवान एनडीए छोड़ते हैं तो बिहार में किन किन सीटों पर बीजेपी को दिक्कत हो सकती है, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि निश्चित तौर पर चिराग पासवान की वो ताकत है बिहार में जिससे बीजेपी भी इनकार नहीं कर सकती है। बीजेपी संगठन के लिए जानी जाती है। बीजेपी अपने सर्वे कराया है, उसमें भी जो तस्वीरें आई है बीजेपी को भली भांति पता है। वैसे में चिराग पासवान को छोड़ने का रिस्क बीजेपी इस बार नहीं ले सकती है, क्योंकि पिछली बार जहां 39 सीट एनडीए की झोली में आई थी, वहां अगर इस बार कुछ घटता है तो काफी दिक्कत होगा। जहां बीजेपी इस बार बिहार की 40 सीटों पर अपना दावा कर रही है, वैसे में अगर चिराग साथ छोड़ देते हैं तो निश्चित तौर पर कितनी सीटों का नुकसान होगा यह भी आपको बताएंगे। वैसे में क्या भारतीय जनता पार्टी रिस्क लेगी या चिराग को मनाएगी? चिराग पासवान में कितना दम है, तमाम सीटों पर आपको एक एक चीज का विश्लेषण करके बताएंगे। हमारे साथ सुमन जी जुड़े। सुमन जी, क्या कहेंगे? जातिगत जनगणना के जो आंकड़े आए हैं, उन आंकड़ों के हिसाब से सभी जातियों की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है। दलित जाति में 3 प्रमुख जातियां हैं। मांझी मुसहर एक जिसको कहते हैं, दूसरा एक चमार या रविदास, और तीसरा पासवान जिसे दुसाध भी कहते हैं। इन तीनों जातियों को, 3 अलग अलग वर्गों को अलग अलग नेताओं के करीब माना जाता है। जैसे पासवान और दुसाध को माना जाता है कि चिराग के परिवार से ज्यादा अटैच है, मांझी मुसहर को जीतन राम मांझी के बारे में, और चमार यानी रविदास जाति को माना जाता है कि ये मायावती से इन लोगों का जुड़ाव है। लेकिन मायावती उत्तर प्रदेश में है, मांझी जी मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि बिहार में उनका कोई बहुत बड़ा आधार नहीं है। उन्होंने अपनी कोई बहुत लंबी चौड़ी जो है अपनी पार्टी की जो है कार्यकारिणी या अपना टीम नहीं बनाया हुआ है। लेकिन इन तमाम तीनों दलितों में अगर आप चिराग पासवान की बात करते हैं तो चिराग पासवान एक ऐसे नेता है जिन्होंने घूम घूम कर 40 लोकसभा क्षेत्र में काम किया है और वहां पर अपना एक संगठन तैयार किया है। इस संगठन का अभाव आपको अन्य दलित नेताओं की पार्टियों में दिखता है। देखिए, भाजपा जो सारे देश को चला रहा है, अच्छे लोगों को एक पंचायत, एक गांव और एक परिवार चलाने में हालत बिगड़ जाती है, तो भाजपा तो पूरे देश को चला रही है, तो उसको तो जमीनी सच्चाई पता है ना। बिहार के 13 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर दलित आबादी 3 लाख से ऊपर है और हमेशा से निर्णायक भूमिका में रहती है।
कहने को तो 6 सुरक्षित सीटें हैं, लेकिन 13 सीटें, मैं उन 13 सीटों के बारे में कुछ पहले आपको बताना चाहता हूं और अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं। देखिए, औरंगाबाद और गया में 5 लाख से ऊपर दलित समुदाय का जो है वोट है। नवादा में 4.25 लाख, नालंदा में 4.25 लाख, काराकट लोकसभा में 4 लाख, खगड़िया 3.5 लाख, सासाराम 3.5 लाख, उजियारपुर 3.5 लाख, समस्तीपुर 3.25 लाख, बक्सर में भी 3.25 लाख, हाजीपुर 3.25 लाख, जहानाबाद 3.25 लाख, आरा 3 लाख। ये 5-10 हजार ऊपर नीचे हो सकता है इसमें, लेकिन मोटा मोटी इन सारी जगहों पर आप जाके देखेंगे कि दलित जाति का प्रभाव है, दलित वोटरों का प्रभाव है। ये भी एक सत्य है कि दलित जितने तेजी से एग्रेसिव होकर जाते हैं बूथ पर वोट डालने, उतने मध्यम वर्ग के और उच्च वर्ग के लोग नहीं जाते हैं। इन चीजों को फिर ध्यान देना होगा। इसके अलावा आपको एक चीज और ध्यान देना होगा कि दलितों में सिर्फ और सिर्फ पासवान जाति पर ही चिराग पासवान का कंट्रोल नहीं है। दलितों में कई अन्य जातियां भी हैं जो चिराग पासवान को अपने करीब समझती हैं। आप देखिए, पारसी समुदाय में आप चले जाइए, पारसी समुदाय के लोगों में भी उनकी लोकप्रियता काफी है। मैं तो सिर्फ एक नाम बता रहा हूं। इसके अलावा आप देखेंगे कि पिछले बार की लोकसभा की जो नतीजे हम लोगों के सामने आए थे, उन नतीजों के आधार पर आप देखते हैं तो चिराग पासवान बीजेपी के लिए क्यों इतने जरूरी हो जा रहे हैं कि एक पर एक बैठक हो रही है चिराग पासवान को मनाने के लिए। देखिए, चिराग को अगर अपनी ताकत पता है ना, तो भाजपा को भी उनकी ताकत पता है। इतना तय है कि अगर बिहार में बीजेपी को, एनडीए को 40 सीट चाहिए तो चिराग पासवान को साथ रखना होगा। हम सुमन जी चाहेंगे आप जल्दी से उन तमाम सीटों का ब्यौरा दीजिए, अपने दर्शकों को बताइए कि किस प्रकार से चिराग पासवान यदि एनडीए छोड़ते हैं तो इतनी सीटों का नुकसान हो सकता है। जी, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, करीबन आधा दर्जन से लेके 10 सीटें ऐसी हैं जिस पर सीधे तौर से चिराग पासवान अगर एनडीए के साथ छोड़ते हैं तो भाजपा और एनडीए को मुंह की खानी पड़ सकती है। मैं उस पर आता हूं। देखिए, सबसे पहले आप जाइए पाटलिपुत्र लोकसभा सीट पर। पाटलिपुत्र लोकसभा जो है बिहार की सबसे हॉट सीट मानी जाती है। लालू प्रसाद यादव की बेटी वहां से लगातार चुनाव लड़ी, हारी। लालू प्रसाद यादव भी चुनाव लड़े और हारे। वहां पर रामकृपाल यादव पिछली बार तकरीबन 39,000 वोटों से जीते थे। 39,000 वोटों से जीते थे और वहां पर अगर आप जाके देखते हैं तो पासवान वोटरों की संख्या 1 लाख से ऊपर है। पिछली बार जहानाबाद में चंद्रेश्वर चंद्रवंशी जदयू के विजयी हुए, करीबन 1900 या 2000 वोट के आसपास से वो विजयी हुए थे। उस जहानाबाद में आपको 80,000 से ऊपर पासवान वोटरों की संख्या है। औरंगाबाद, जहां पर पिछली बार जीत का मार्जिन सुशील कुमार सिंह का 72,000 था, वहां पर आपको 1.25 लाख के आसपास में जो है पासवान वोटरों की संख्या है। समस्तीपुर, प्रिंस राज, लोजपा का ही टिकट था, लेकिन प्रिंस राज अब चिराग का हिस्सा नहीं है। पिछली बार प्रिंस राज ने उपचुनाव हुआ था जिसमें 1.2 लाख वोट से विजय प्राप्त किया था। वहां पर पासवान जाति का वोटर जो है करीबन 1,35,000 से ऊपर है। इसके अलावा आप जाके देखिए, काराकाट में जीत का अंतर 84,000, महाबली सिंह जीते थे। वहां भी पासवान जाति का वोटर 75-80,000 से ऊपर है। कहने का मतलब है, इसके अलावा मुंगेर में आप जाइए, ललन सिंह 1,67,000 वोट से जीते थे। वहां भी 1.25 लाख से ऊपर है आपको पासवान जाति का वोटर। कहां बचिएगा, कहां बचिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि पासवान जाति का एक वोट चिराग पासवान जिसको कहेंगे उसी को मिलेगा। ये घमंड और ये दम्भ कोई भी नहीं भर सकता है, लेकिन एक वोट नहीं मिलेगा ये तो सभी को पता है। लेकिन अधिसंख्य वोट चिराग पासवान के हाथ में है और वो जिधर चाहेंगे उस वोट को घुमा सकते हैं। जी, एक चीज तो आप मानिएगा कि नेताओं की सभा में भीड़ जुटना अलग बात है, कभी भी भीड़ वोट का पैमाना नहीं होती। बिहार जैसे राज्य में जहां लोगों के पास काम कम है, जहां बड़ी आबादी कृषि पर आधारित है, गांव में कितना काम रहता है आपको पता है। चौक चौराहे पर चाय की दुकान पर लोग राजनीति की बात ज्यादा करते हैं। वैसे में हमारी जानकारी में एक जैसे लालू प्रसाद यादव नेता है जो अपने वोटरों को कहीं भी घुमा सकते हैं, उनके कहने पर वोट पलट सकता है। नेता का मतलब है कि वोट को ट्रांसफर करा सके। वैसे में युवा चेहरा में चिराग पासवान में वो खासियत, वो दमखम हमें नजर आता है और उनके वोटर भी इतने एग्रेसिव हैं कि
चिराग पासवान के कहने पर वोट उनका इधर से उधर हो सकता है। और चिराग पासवान स्वर्गीय रामविलास पासवान के बेटे हैं, जो कि देश की राजनीति में, दलित राजनीति में बड़े चेहरे माने जाते रहे हैं, और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। स्वर्गीय रामविलास पासवान के नाम का भी चिराग पासवान को फायदा मिलता है और आजीवन मिलता रहेगा। इन्हीं सब कारणों से हम लगातार कह रहे हैं कि एक भी विधायक नहीं है, लेकिन बीजेपी को पता है कि यदि मोदी मैजिक, मोदी गारंटी, ये जो तमाम बातें हैं, अगर इसको बिहार में चरितार्थ करना है, तो जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए के लिए जरूरी है, उसी प्रकार से चिराग भी जरूरी है, अगर आपको 40 का 40 आंकड़ा चाहिए। देखिए, हम लोग बराबर इस बात की चर्चा करते हैं कि चिराग पासवान के पास एक भी विधायक नहीं है। वही अगर उनके बगल में आप जीतन राम मांझी को देखते हैं तो उनके पास में 4 विधायक हैं। देखिए, विधायकों की संख्या होना अलग बात है, और आपका जनमानस में, जन समूह में कितने लोकसभा क्षेत्र में, कितने विधानसभा क्षेत्र में आपका प्रभाव पड़ता है, ये देखना एक अलग विषय है। मैंने आपको शुरू से बोला, भाजपा संगठन की पार्टी है, हर बूथ हर यूथ वाली पार्टी है, कार्यकर्ता के आधार पर बनने वाली पार्टी है। वही चीजें लोजपा रामविलास में चिराग पासवान कर रहे हैं। वो लगातार बूथ पर काम कर रहे हैं, विधानसभा वाइज, ब्लॉक वाइज जो है वो काम कर रहे हैं। और उन्होंने पिछले 4 सालों में, जब से उनकी पार्टी का 3 सालों में जब से उनकी पार्टी का में खंडन हुआ, 2 धड़े में पार्टी बदल गई, उसके बाद से आप देखेंगे कि पशुपति पारस और प्रिंस राज, ठीक है उनके पास में 5 सांसद थे, उन्हीं के साथ में थे, लेकिन आम जनता से, अपने कार्यकर्ताओं से उनका इंटरेक्शन बहुत कम हो रहा था। लेकिन चिराग पासवान ने जो जनसभाओं में, अलग अलग जिलों में अपना जनसंपर्क अभियान चालू किया, जिसमें ज्यादा से ज्यादा उनके और उनके पार्टी के सारे लोग इन्वॉल्व हो गए, उसका असर है कि भाजपा आज उन्हें भाव दे रही है, और पशुपति पारस जो है साइड पे फेंके जा चुके हैं जी। नहीं, लेकिन पारस जी भी अपने क्षेत्र में लगातार सक्रिय बने हुए हैं। एक गृह प्रवेश से लेकर के एक मुंडन संस्कार तक में शामिल होते हैं। देखिए, इलेक्शन के समय मूवमेंट करना अलग चीज है, और इलेक्शन के हम अलावा आपको लगातार कर रहे हैं, इलेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। लगातार 5 साल जो है पारस जी ने भी कुछ ऐसा काम किया है स्वर्गीय रामविलास पासवान की तरह, जिसको लोग याद रखेंगे। ठीक है, हो सकता है कि उन्होंने किया हो सकता है उन्होंने किया हो, अपने विधानसभा लोकसभा क्षेत्र में घुमा हो, लेकिन मैं जो 40 लोकसभा क्षेत्र पूरे बिहार की बात कर रहा हूं, वहां पर अगर चिराग पासवान के व्यक्तित्व और चिराग पासवान की मेहनत की बात की जाए, वहां पशुपति पारस जी मेरे हिसाब से कहीं नहीं टिकते हुए दिखते हैं जी। आज 9 तारीख हो गया जी, और 13 तारीख 14 तारीख को कहा जा रहा है कि नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। क्या लग रहा है कि जो स्थिति है, सीटों का बंटवारा नहीं तय हो पाएगा, हर फेज वाइज सीटों की घोषणा करनी पड़ेगी? क्या तस्वीरें सामने आपको लग रही है? क्या चिराग को लेकर के जो सस्पेंस बना हुआ है, कब तक बना रहेगा? चिराग रहेंगे, जाएंगे? इन तमाम बातों पर क्या कहेंगे सुमन जी? देखिए, कल मैं लोजपा के कुछ शीर्ष नेताओं के साथ बैठा हुआ था, और वहां भी इस प्रकार की चर्चा चल रही थी। कुछ लोग बोल रहे थे, अन्य पार्टी के लोग भी बोल रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि फेज वाइज जो है अनाउंस हो कैंडिडेट। लेकिन ये एक अलग संभावना है, दूसरी पार्टी के लोग भी बोल रहे थे कि भाजपा और जदयू के बीच में लगभग समझौता सीटों का हो चुका है। इस बात को आप समझ ले, ठीक है ना। यहां पर क्या है कि यहां पर अब बार्गेनिंग का खेल चल रहा है। यहाँ मायावती का भी हो गया है, उपेंद्र कुशवाहा का भी हो गया है, चाचा भतीजा कहीं से फंसा हुआ मामला। चाचा, हाँ, मुख्यतः आप कह सकते हैं। हालांकि बीच में मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि मुकेश सहनी को भी एनडीए गठबंधन में खींचने की बात चल रही है, और संभवतः मुकेश सहनी आ जाएंगे। जी हाँ, मुकेश सहनी भी आ जाएंगे, 1 सीटों पर आ जाएंगे जी, 1 सीटों पर वो भी आ जाएंगे। देखिए, 3 सीट मिले, 1 पर भी नहीं जीते, इससे अच्छा है 1 मिले और 1 पर जीत जाए। 1 मिले और 1 पर ही जीते, और उसी से लोकसभा पहुंचे। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि एक संभावना ये भी बन रही है। दूसरी संभावना ये है कि जब नीतीश कुमार जी 14 मार्च को पटना आने वाले हैं, बिहार आने वाले हैं, उस समय तक भी शायद इंतजार किया जा सकता है कि नीतीश कुमार जी आ जाए, एक बार आमने सामने की बैठक लास्ट स्टेज पर हो जाए, और चिराग पासवान की सीटों को और पशुपति पारस की सीटों को। देखिए, पशुपति पारस को तो मेरे समझ से ज्यादा सीट मिलने वाला है नहीं,
जो भी सीट मिलने वाला है वो चिराग पासवान को मिलने वाला है। उनकी डिमांड को पूरे करने के प्रयास में भाजपा और सहयोगी बिल्कुल लगे रहेंगे। थोड़ा बहुत हो सकता है कि चिराग पासवान को भी सोचना पड़े, जब लक्ष्य आदमी का बड़ा आपको होता क्या है लग तो रहा है चिराग कितनी सीटों तक मानेंगे कम से कम, क्योंकि उनके यहाँ भी तो पहलवानों की संख्या कम नहीं है। देखिए, पहलवान की संख्या तो उनके यहाँ एक से एक पहलवान लगे हुए हैं। उन पहलवानों की बात हमको नहीं करना है, हमको बात करना है। देखिए, चिराग पासवान, मुझे ऐसा लग रहा है कि शुरू में चर्चा हो रही थी कि 3 सीट भी इनको मिल सकता है, 4 सीट भी हो सकता है। अभी देखिए, किसी सीट के बारे में पक्का पक्की कहना एक तरीके का भविष्यवाणी ही होगा। कोई कह दे 4, कोई कहे 5। टोटल सीट की मैं बात कर रहा हूँ, जगह की बात नहीं कर रहा हूँ कि कम से कम कितनी सीटों पर चिराग मानेंगे, नहीं तो फिर बाहर का रुख करेंगे। 3-4 सीट से कम पर चिराग नहीं मानेंगे, फिर वो अपना अलग रास्ता अख्तियार कर लेंगे। मतलब कम से कम आपको लगता है कि 4 सीट चिराग को चाहिए? देखिए, चिराग को 3 से 4 सीट मिनिमम मिलना ही चाहिए। 3 पर तो हालांकि जहां तक मुझे पता है कि भाजपा देने को 3 तैयार भी है, लेकिन इन्होंने बोला हुआ है कि भाई हमको तो 6 लोकसभा और 1 राज्यसभा की बात हुई थी, तो हर चुनाव में आप एक एक सीट हमारा घटा नहीं सकते हो। तो कहीं ना कहीं कुछ पेच फंसा हुआ है। और एक बात लोगों को याद रखना चाहिए कि देखिए, चिराग पासवान एक ऐसा नेता है। देखिए, भोजपुरी में एक कहावत है, ना खेलब ना खेले देव, हम तो खेलिए बिगाड़। तो इसीलिए अगर भाजपा और एनडीए को खेलना है, चाहता है कि महागठबंधन इंडिया गठबंधन के विरुद्ध अच्छा खेल हो सके, तो अपने साथ में प्लेइंग 11 में चिराग को भी रखना होगा। आप चाहेंगे कि उन्हें 12th मैन बनाकर उनसे पानी पिलवाया जाए, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो एनडीए गठबंधन के बाकी नेताओं को ही पानी पिलाने का कार्य चालू कर दे। जी, क्योंकि चिराग ने 2020 में दिखाया है कि भले हम ना जीत सके, एक ही एमएलए उनका जीता था, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तीसरे दर्जे की पार्टी बनाने के पीछे चिराग पासवान का बड़ा हाथ है। और यही टीस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लगातार रही कि चिराग ने सीधे सीधे हमारे साथ गद्दारी की है। और इसी कारण से इन दोनों में व्यक्तिगत जो है, हालांकि चिराग पासवान लगातार कहते रहे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनकी नीतियों को लेकर के विरोध है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि कहां से विरोध शुरू हुआ। जी, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब 14 तारीख को नीतीश कुमार आएंगे और तब नीतीश कुमार, बीजेपी और चिराग, ये सभी लोग एक साथ बैठेंगे, फाइनल रिपोर्ट के लिए तब तक हम लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। उसके पहले कुछ फाइनल बहुत नहीं बहुत धन्यवाद आपका। तो फाइनल रिपोर्ट के लिए निश्चित तौर पर इंतजार करना होगा, लेकिन सुमन जी ने जो लिस्ट आपको बताया, निश्चित तौर पर इतनी जो सीटें हैं वो सीधे चिराग पासवान के प्रभाव वाली सीटें हैं। और मुझे नहीं लगता है कि कहीं से भी भारतीय जनता पार्टी रिस्क लेने की स्थिति में है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर, प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पर यह चुनाव हो रहा है। और जब कहा जा रहा है कि पिछली बार से ज्यादा इस बार 400 पार, तो 400 पार तो चिराग पासवान की ताकत को देखते हुए उनको साथ अगर नहीं रखेगी तो बीजेपी के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। वैसे में आगे आने वाले कुछ जो घंटे हैं, दिन नहीं घंटे आप कह सकते हैं, वो काफी महत्वपूर्ण है। चिराग पासवान का क्या कदम होगा अगला, यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग व्याख्या।